दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है कि जो इसराइल को एज अ स्टेट मतलब के एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पर भी क्लियरली ये लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। मतलब ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम देशों के लिए वैलिड है सिवाय इसराइल के। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब कभी भी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कोई छोटा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया के बाकी तमाम मुस्लिम देशों की तरह पाकिस्तान में भी काफी गर्मजोशी का माहौल दिखता है। पाकिस्तान की पब्लिक तो सड़कों पर आती ही है, बल्कि वहाँ के जो गली मोहल्ले के नेता होते हैं वो भी अपने मंच से खड़े होकर न सिर्फ अपनी हुकूमत से फौज भेजने तक की डिमांड करने लगते हैं, बल्कि कभी कभी तो इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक तक की धमकियाँ देने लगते हैं। मगर दोस्तों, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का ये रिश्ता हम लोगों को जितना क्लियर और जितना साफ सुथरा नजर आता है इतना शायद है नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस रिश्ते पर एक ऐसा दाग या ये कहिए कि एक ऐसा धब्बा लगा हुआ है कि जिसको फिलिस्तीनी लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। हाँ दोस्तों, आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक लीडर ने फिलिस्तीनी लोगों को वो दर्द दिया है कि जिसको वो लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं, बल्कि आज भी अगर वो लोग याद कर लेते हैं तो उन लोगों की रूह कांप जाती है। यही वजह है कि उस डरावने और खतरनाक वाक़ये को फिलिस्तीनी लोगों ने भूल जाने की बजाय आज तक याद रखा है, जिसको वो लोग ब्लैक सितंबर का नाम देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात है सन 1967 की कि जब इसराइल ने अरब देशों के खिलाफ 6 डे वॉर में बाजी मारी और उसने अरब देशों के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। जिन इलाकों पर कब्जा किया उसमें मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलान हाइट समेत वेस्ट बैंक का इलाका भी शामिल था। अब इस कब्जे की वजह से फिलिस्तीन के लगभग 2 लाख के करीब जो मेनली वेस्ट बैंक के इलाके में रहा करते थे उनको आसपास के इलाकों में जाकर शरण लेनी पड़ी, और ये ज्यादातर लोग वेस्ट बैंक के बराबर में ही मौजूद यानी कि जॉर्डन पहुंचे। दोस्तों, 1967 के बाद अब धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोगों का मन भी बदलने लगा था। उनको समझ आ चुका था कि अरब देशों पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उनको अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ अब अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और मिस्र के बीच होने वाली सुलह की खबरें दुनिया में उड़ने लगी थीं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन के किंग हुसैन बिन तलाल का रुख भी ऊपर नीचे नजर आ रहा था। वो इसराइल से छुटकारा तो चाहते थे, लेकिन शायद फिलिस्तीनी लोगों के हाथ में भी ज्यादा ताकत नहीं देखना चाहते थे। इन्हीं तमाम चीजों से गुस्सा होकर ही अब फिलिस्तीन के कुछ संगठन जैसा कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन और इसके अलावा फतह वगैरह ने अपना ही संघर्ष शुरू कर दिया। इन लोगों ने खुद ही इसराइल के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए। उसी दौर में ही यानी सन 1968 में जाकर फिलिस्तीन के इन्हीं सभी छोटे बड़े संगठनों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाया ताकि अपने आप को एक जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाए, और उस ग्रुप को नाम दिया गया PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो दरअसल जॉर्डन के शहर अम्मान को बनाया गया। जॉर्डन को अपना बेस बनाकर अब इन लोगों ने जॉर्डन से ही जुड़े हुए वेस्ट बैंक में कि जिस पर अब इसराइल कब्जा कर चुका था वहां पर अपनी कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। जैसे जैसे इन लोगों को बहुत सारे छोटे बड़े ऑपरेशंस में इसराइल के खिलाफ कामयाबी मिलना शुरू हुई, वैसे वैसे जॉर्डन के इलाके में अब इन लोगों की पॉपुलैरिटी और इनका असर भी बढ़ता चला गया। अगले 1-2 साल के अंदर ही यानी 1970 आते आते ये सारे संगठन अब इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि इन्होंने इसराइल और अमेरिका को झुकाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे हवाई जहाजों को भी हाईजैक करना शुरू कर दिया था। 1970 में भी न्यूयॉर्क और लंदन जाने वाले लगभग 4 से 5 हवाई जहाजों को हाईजैक किया गया था। PFLP यानी कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन नाम के ग्रुप ने उस वक्त एक हवाई जहाज को जॉर्डन की पट्टी पर उतरवा लिया कि जब वो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। बाद में इसको मिस्र के काहिरा ले जाया गया और वहां पर सबके सामने ही इस पूरे हवाई जहाज को उड़ा दिया गया। इसराइल और अमेरिका के ऊपर हवाई जहाज को छुड़ाने का प्रेशर बन ही रहा था कि उससे पहले ही खबर आ गई कि अब इस ग्रुप की तरफ से एक और हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इस दूसरे हवाई जहाज को भी जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद उसी पट्टी पर ही उतरवाया गया कि जिस पर पहले जहाज को उतारा गया था। और इस तरह से अब धीरे धीरे PFLP ने लगभग 500 के करीब बंधकों को जॉर्डन के अंदर इकट्ठा कर लिया था। याद रखने वाली बात यह भी है कि ये संगठन उसी PLO के ही अंडर में आया करता था कि जिसके नेता थे यासिर अरफात। PFLP की तरफ से ये धमकी भी दी गई थी कि अगर यूरोपियन सरकारें फौरन फिलिस्तीन के तमाम कैदियों को आज़ाद नहीं करती हैं तो हम लोग भी इन सारे बंधकों को कत्ल कर देंगे और इन सारे हवाई जहाज़ों को भी उड़ा देंगे। मगर दोस्तों, जब ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त एक और भी इंसान था कि जो हद से ज्यादा परेशान नजर आ रहा था।
वो इंसान थे जॉर्डन के किंग हुसैन बिन तलाल, क्योंकि ये सब कुछ उनकी ज़मीन पर हो रहा था, बावजूद इसके कि अमेरिका से उनके एक लंबे वक्त से अच्छे रिश्ते बने हुए थे। इसके अलावा अब जैसे जैसे इन सारे फिलिस्तीनी संगठनों को ये सारी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही थीं, वैसे वैसे उनके हौसले भी बढ़ते जा रहे थे। उनका असर जॉर्डन के इलाकों पर बढ़ता जा रहा था, और वैसे भी जॉर्डन का पिछले कुछ वक्त से इजराइल को लेकर जो रुख बदल रहा था, उसकी वजह से ये संगठन अब जॉर्डन को भी निशाने पर लेने लगे थे। हालात तो ऐसे बन गए थे कि जॉर्डन के कुछ इलाकों में, या फिर ये कहिए कि कुछ शहरों पर फिलिस्तीन के इन संगठनों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था। यानी एक स्टेट के अंदर ही ये ग्रुप अपने आप में स्टेट बन चुके थे। यही वजह थी कि हुसैन बिन तलाल को ये सारे फिलिस्तीनी ग्रुप अपने ही लिए खतरा लगने लगे थे। उनको महसूस होने लगा था कि अगर इनको ऐसे ही छोड़े रखा तो वो दिन दूर नहीं कि ये जब मुझको ही गद्दी से उतार फेंकेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने फिलिस्तीन से जुड़े इन सारे संगठनों पर एक्शन लेने का फैसला किया और सबसे पहले फोन लगाया हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अपने एक दोस्त को। ये फोन किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए उन्हीं ब्रिगेडियर जियाउल हक को मिलाया गया था, कि जो बाद में न सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने बल्कि तख्ता पलट करके उन्होंने पाकिस्तान पर एक लंबे वक्त तक राज भी किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जॉर्डन के बादशाह का इतनी दूर मौजूद जियाउल हक से क्या लेना देना। तो दोस्तों मैटर ये था कि सन 1967 में जब जॉर्डन की इजराइल से हार हुई तो वहाँ के शाह को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उनकी आर्मी काफ़ी कमज़ोर है। इसीलिए उन्होंने अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी, क्योंकि उस दौर में न सिर्फ पाकिस्तान के रिश्ते ही जॉर्डन से अच्छे चल रहे थे, बल्कि जॉर्डन के शाह को लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो ब्रिटिश ट्रेंड है और ब्रिटिश स्टाइल वाली है, तो वो हो ना हो हमारी फ़ौज को भी काफ़ी एडवांस कर सकती है। शाह की इसी रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने अपने कई माहिर फौजी अफसर को जॉर्डन भेजा था ताकि वहां की फौज को ट्रेनिंग दी जा सके, और इन्हीं सारे अफसर में ही शामिल थे ब्रिगेडियर जियाउल हक। वक्त के साथ जियाउल हक के अब जॉर्डन के शाह के साथ पर्सनली रिश्ते काफी अच्छे होते चले गए, मतलब कह सकते हैं कि दोस्ती हो गई। यही वजह थी कि जियाउल हक ने न सिर्फ जॉर्डन की फौज को ट्रेनिंग ही दी थी, बल्कि जब शाह ने PLO वगैरह या इस तरह के सभी फिलिस्तीनी संगठनों से निपटने का फैसला किया तो जियाउल हक ने इन सबको खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। इतना अहम कि एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि मानो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस जंग में जॉर्डन की तरफ से जॉर्डन की फौज को जियाउल हक ही लीड कर रहे थे। फिलिस्तीनी संगठनों पर हमला करने से पहले जॉर्डन के शाह के कहने पर जियाउल हक ने पहले तो मुआयना किया और हर चीज को अच्छी तरीके से समझा, और उसके बाद फिर शाह को बताया कि सबसे बढ़िया आइडिया होगा एयर स्ट्राइक्स करना, क्योंकि उसके जरिए से हम इन लोगों को आसानी के साथ हरा सकते हैं। बस फिर क्या था, शाह ने ऑर्डर दिया और हर तरफ एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी गई। देखते ही देखते नीला आसमान काले धुएं में बदल गया और हर तरफ चीख पुकार और गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। सारी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई, यानी बिजली पानी सब कुछ रोक दिया गया, और फिर न सिर्फ फिलिस्तीनी संगठनों से जुड़े सारे कैंप्स पर बल्कि उन शहरों पर भी अटैक किया गया कि जो इन लोगों के गढ़ माने जाते थे। अम्मान शहर में जो PLO का हेडक्वार्टर वगैरह बनाया गया था या जो इस तरह की चीजें थी, उन सबको भी खत्म कर दिया गया। इस पूरे हमले में लगभग 20 से 25 हजार फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई थी, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60 हजार के करीब फिलिस्तीनी लोगों को जॉर्डन छोड़कर लेबनान में पनाह लेनी पड़ी थी। दोस्तों ये भी माना जाता है कि जॉर्डन की तरफ से की गई इस कार्रवाई में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले जियाउल हक से खुद पाकिस्तान की अथॉरिटी भी काफी नाराज थी, लेकिन क्योंकि वो जॉर्डन के शाह के काफी करीबी थे और दोस्त थे, तो इस नाराजगी का कोई असर तो पड़ा नहीं, बल्कि उल्टा शाह की सिफारिश पर बाद में उनको फौज का जनरल भी बना दिया गया था, और फिर आगे चलकर वो चीफ भी बने, और फिर हम जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने फौज के जरिए से तख्ता पलट किया और एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान पर राज किया था। जॉर्डन के शाह के ऑर्डर पर ये जो कुछ भी हुआ था, फिलिस्तीनी लोग इसको आज भी नहीं भूले हैं और इसको ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल के जो मैंने न्यूज़ और मेनली इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को डेली अपडेट करने के लिए बनाया है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी साजिद ज़ुहैब लिख कर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।